एक क्वेश्चन नंबर 3A आ रहा है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3A आ रहा है और ऑटम 2015। ये पेज पे आपको दो सवाल दिख रहे होंगे, सबको मिल गए ये सवाल। ये हेडर आपने रखना है, बस एक पास पेपर से सवाल है जो कि हमारे पास इस किताब में नहीं है, तो इसको आपने अपने पास संभाल के रखना है। सही है। पहला सवाल 11 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए। 10 मिनट आपको दे रहा हूँ जिसका आंसर चाहिए, बिल्कुल छेती छेती जल्दी। कौन सा सवाल है भाई? You are the audit manager on a client where an annual sale is rupees 640 million. During the course of the annual audit, the following table was developed by an audit team member to categorize. यार इसको तुम zoom क्यों नहीं करते? Zoom तो करो ना इसको। To categorize the annual sales. Category A, 50 sales transaction to different customer rupees 300 million. Category B, 100 transaction to different customer 200 million. Category C, 500 transaction to different customer 140 million. Total 640 million. Sohail, our team member, is of the view that if the verification of all the transaction in category A is carried out, there is no need to perform further procedures. However, other team members do not agree and consider that the proper sampling should be carried out from the total population and categorization should be requirement. As an audit manager of the job, you are required to explain how the audit efficiency could be improved by using the above table. हाँ जी, कैसे audit efficiency improve होगी? Above categorization क्या है? Above categorization is the stratification. इससे audit efficiency ऐसे improve होगी, कैसे improve होगी? कि मेरे sample size increase नहीं करेंगे, लेकिन मेरे sampling risk भी proportionately increase नहीं कर रहा होगा। पहला पार्ट बड़ा आसान है, बड़ा आसान। इसमें आप कहेंगे कि जी ऊपर जो टेबलिंग की हुई है वो बेसिकली स्ट्रेटिफिकेशन। लिस्ट द अदर वेज इन विच द सेल्स पॉपुलेशन में बी categorized and what precautions should be taken while carrying out such categorization. हाँ जी, और तरीके पता है? प्रोडक्ट वाइज कर सकता हूँ, लोकेशन वाइज या रीजन वाइज कर सकता हूँ, कस्टमर वाइज कर सकता हूं। तो ये 3-4 तरीके मेरे पास मौजूद है जिसके बेसिस पर मैं स्ट्रेटिफिकेशन कर सकता हूं। किन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा? प्रीकॉशंस। हाँ जी, जब आप स्ट्रेटिफिकेशन करेंगे तो जो आपने कैटेगरी ए बनाई हुई है इसके अंदर कैटेगरी बी या सी शामिल नहीं होना चाहिए। अगर आपने कैटेगरी ए बनाई हुई है तो कैटेगरी ए के रिजल्ट्स को कैटेगरी बी या सी में प्रोजेक्ट या एक्सट्रापोलेट नहीं कर सकते। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी कैटेगराइजेशन को आपने अगर इग्नोर करना है तो आप उसी वक्त इग्नोर कर सकते हैं जब वो इमटेरियल होगा। समझ आ रही है बात? ये इस चीज से उसने सवाल पूछा है बच्चों। डन हो गया? अच्छा। गिव योर ओपिनियन ऑन द व्यूज एक्सप्रेस्ड बाय सोहेल। सोहेल ने कहा क्या? सोहेल ने कहा भाई कैटेगरी ए पूरा वेरीफाई कर लो, 50 तो ट्रांजैक्शन है डिफरेंट कस्टमर्स को, पूरा वेरीफाई कर लो, 300 मिलियन का रेवेन्यू वेरीफाइड हो जाएगा। हाँ जी, कुछ कहेंगे आप सोहेल के बारे में? हाँ जी, आप सोहेल साहब को कहेंगे कि अगर आप सारी वेरीफाई कर लेंगे तो 300 मिलियन के रिजल्ट्स को आप बकिया 340 मिलियन के रिजल्ट्स पे प्रोजेक्ट नहीं, बिकॉज जब आपने कैटेगरी ए को फुल सेलेक्ट कर लिया तो कैटेगरी बी और कैटेगरी सी का चांस ऑफ सिलेक्शन नहीं था। जब उसका चांस ऑफ सिलेक्शन ही नहीं था तो कैटेगरी ए के रिजल्ट्स को आप कैटेगरी बी और सी में नहीं कर सकते। अगर आप कैटेगरी बी और सी पे काम नहीं कर रहे तो एक ही कंडीशन है कि आप उसको इग्नोर कर सकते हो, और वो क्या? अपेरेंटली इमटेरियल नहीं लग रहा कि जब 300 मिलियन मटेरियल है और 340 मिलियन इमटेरियल नहीं हो सकता। क्या यहां तक बात समझ आती है बच्चों? अदर ऑडिट टीम मेंबर ने कहा कि छोड़े जी, स्ट्रेटिफिकेशन वगैरह छोड़े, पूरी पॉपुलेशन में से हम सैंपल कर देते हैं। हाँ जी, आप कहेंगे नहीं भाई, स्ट्रेटिफिकेशन से तो ऑडिट एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। क्या याद है? तो इसका आंसर वही है जो कि ऑलरेडी हम ऊपर
लिख चुके हैं। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो अपेरेंटली एक आसान सवाल था और इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स को उसने आपके टेस्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट आपका टेस्ट किया वो कौन सा किया? स्ट्रेटिफिकेशन। डन हो गया प्यारे बच्चों। Autumn 15, list any 4 ways in which the debtor balance may be stratified. हाँ जी, डन हो गया बच्चों, आगे बढ़े इसमें। You are the audit in charge on the audit of Opportunity Limited. The company deals in the fast-moving consumer goods. For sending of confirmation, an audit team member has stratified the debtors as follows: Category A, Category B, Category C, or Category D. During a meeting, some of the team members have expressed different views as follows. अब जो सवाल की रिक्वायरमेंट है बड़ी जबरदस्त है। Discuss the appropriateness of the options discussed in the meeting and give your suggestion. आपने डिस्कस भी करना है और सजेशन भी देनी है। पहला मेथड है verification of balance of category A and B will provide sufficient coverage and evidence, therefore there is no need to cover the other categories. हाँ जी, आपने डिस्कस द appropriateness, पहली चीज आपने क्या बतानी है? उसको appropriateness बतानी है। दूसरी चीज मेरे प्यारे बच्चों क्या बतानी है आपने? और आपने उसको सजेशन भी देनी है। और पहला तरीका क्या है? पहला तरीका वो कह रहा है कि ए और बी को वेरीफाई कर दो, सी और डी को इग्नोर कर दो। डन हो गया यहाँ तक। दूसरा तरीका वो आपसे कह रहा है सिलेक्शन शुड बी डन ऑन हैप्पैज़ार्ड बेसिस। दूसरा वो ऑप्शन आपसे कह रहा है कि सिलेक्शन कैसे होनी चाहिए? Selection should be done on haphazard basis, and under this method, all the item of population have an equal chance of appropriateness. बताएं, suggestion बताएं। तीसरा, selection of item should be done systematically, whereby the item considering the 10% of the amount in each category should be selected in descending order. ये एक अच्छा सवाल है बच्चों, ये एक अच्छा सवाल है, लेकिन आप याद रखिएगा ये सबसे आसान सवाल है। सैंपलिंग में जो आपको मैं बताने चाह रहा हूँ, आपने इसको बड़ा उसको आपने ख्याल रखना है। और सैंपलिंग के जितने सवाल भी करेंगे, अगर उसमें आपने ये टेक्निक अप्लाई कर दी, इंशाल्लाह सैंपलिंग का सवाल आपका निकल जाएगा और पूरे मार्क्स आएंगे। अब सुनिएगा मेरी बात को, मैं आपसे कहना क्या चाहूँ। जब भी सैंपलिंग का सवाल आएगा, जो पढ़ा है वो बाइबल है, आपने उस इंफॉर्मेशन को बाइबल के साथ कनेक्ट करनी है। कैसे कनेक्ट करनी है? आपने कहा ए और बी को वेरीफाई करो, सी और डी को डिस्कस द एप्रोप्रिएटनेस। क्या इस मेथड में स्ट्रेटिफिकेशन हो रही है? जो फॉरेन से लिखे डिस्कस द एप्रोप्रिएटनेस, यस द मेथड इज एप्रोप्रिएट। क्यों? बिकॉज स्ट्रेटिफिकेशन हो रही है। क्यों एप्रोप्रिएट है? बिकॉज इससे ऑडिट एफिशिएंसी से इंप्रूव हो जाती है। कैसे इंप्रूव हो जाती है? सैंपल साइज कम होते हैं, लेकिन मेरा सैंपलिंग रिस्क इंक्रीज नहीं करता। मैंने एग्जैक्टली यही लाइन वापस से लिखी, यहां से उठा। डन हो गया? अच्छा, एप्रोप्रिएटनेस में उसने कहा बस एक चीज एप्रोप्रिएट नहीं है। क्या एप्रोप्रिएट नहीं है? सी और डी को आप क्या कर रहे हैं? इग्नोर कर रहे हैं। सी और डी को आप ये एप्रोप्रिएट नहीं लग रहा। इसलिए नहीं लग रहा बिकॉज ए और बी के रिजल्ट्स को आप सी और डी में प्रोजेक्ट, आप क्या सजेशन देंगे उसको सुनिएगा मेरी बात। स्ट्रेटिफिकेशन की बातें चल रही है, आप क्या सजेशन देंगे? आप कहेंगे मेरी पहली सजेशन आपको ये कि स्ट्रेटिफिकेशन बड़ा ही एप्रोप्रिएट मेथड है, लेकिन मेरी सजेशन आपको ये है, क्या है? यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। ए के रिजल्ट्स को आप बी में प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। तीसरी चीज, अगर किसी स्ट्रेटिफिकेशन या किसी स्ट्रेटा को अगर आपने इग्नोर करना है, आप उसी वक्त इग्नोर कर सकते हैं जब वो इमटेरियल होगा। ये जो मैंने सारी बातें लिखी, ये यहां से कॉपी करते हैं। यहां तक बात, जहां सवाल में स्ट्रेटिफिकेशन आ गई या आपको लगता है आनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट आपका, चाहे वो रिसीवेबल का सवाल हो या पेबल का हो या कैश एंड बैंक का हो या बैंक लोन का हो, अगर उसमें स्ट्रेटिफिकेशन ट्रिगर कर रहा है, कॉन्सेप्ट ही
मैं नेशनल बैंक में भी सर्टिफिकेशन करता हूँ, मैं एसएससी में भी सर्टिफिकेशन करता हूँ, दोनों जगह पे कॉन्सेप्ट ऑडिट एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। यहाँ पे ये ख्याल रखना है, यहाँ पे भी ये ख्याल रखना है, यहाँ पे इग्नोर नहीं करना है, यहाँ पे भी इग्नोर नहीं करना। क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? क्लियर है? पार्ट टू में क्या हो रहा है? डिस्कस द एप्रोप्रिएटनेस। हैफहैजर्ड बेसिस इज द नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग, और इसके रिजल्ट्स को मैं पूरी पॉपुलेशन में प्रोजेक्ट नहीं कर सकता। डन हो गया? सजेशन, आपको कौन सी सैंपलिंग करनी चाहिए? स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग करनी चाहिए। लेट्स से रैंडम नंबर, लेट्स से मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग, लेट्स से सिस्टमैटिक सैंपलिंग। कितना आसान। तो जाओ, उसने हैफहैजर्ड का वर्ड यूज किया, मैंने कहा हैफहैजर्ड तो कौन सी सैंपलिंग है? नॉन स्टैटिस्टिकल। नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग में इसके रिजल्ट्स को पूरी पॉपुलेशन में प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। सजेशन क्या है? स्टैटिस्टिकल ये वाली कर ले, स्टैटिस्टिकल ये वाली कर ले, और स्टैटिस्टिकल सिस्टमैटिक सैंपलिंग वाली कर ले। क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? क्लियर है? तो अब बताए ना, वो आपसे सेल्स में भी हैफहैजर्ड, कभी सवाल में सेल्स हैफहैजर्ड लिख देगा, कभी सवाल में वो रिसीवेबल का हैफहैजर्ड कर देगा, किसी सवाल में जहाँ हैफहैजर्ड आ गया तो कॉन्सेप्ट तो मेरे यही रहे। अब क्या करेगा आपसे? क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है मेरे बच्चों? अच्छा जी, तीसरा तरीका, selection of the sample should be done systematically, whereby the item constituting 10% of the amounts in each category should be selected in a, क्या ऐसा कोई सैम्पलिंग मेथड हमने पढ़ा था? क्या सिस्टमैटिक सैम्पलिंग ऐसी सैम्पलिंग मेथड होती थी? Discuss the appropriateness. This is not the systematic sampling. This is not the सिस्टमैटिक सैंपलिंग। मैं अगर ये कहता हूं कि आखिरी से सैंपल सेलेक्ट करता रहूं जब तक 10% वेरीफाई, इसका मतलब है बाकी तो चांस ऑफ सिलेक्शन, जब बाकी का चांस ऑफ सिलेक्शन है ही नहीं, तो इसका मतलब है जो आप बात कर रहे हो वो कौन से कहला रही है? वो नॉन स्टैटिस्टिकल कहला रही है, जिसके रिजल्ट्स को आप प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। तो आप क्या सजेशन देंगे? नहीं भाई, सिस्टमैटिक ऐसे नहीं होती। सिस्टमैटिक कैसे होती है? सैंपलिंग यूनिट को डिवाइड करते हैं सैंपल साइज से, ताकि आपके पास क्या आ जाए? सैंपलिंग इंटरवल, और सैंपलिंग इंटरवल में पहला सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं और उसमें सैंपलिंग इंटरवल्स को ऐड करते रहे। ये सिस्टमैटिक सैंपलिंग कहलाती है। ये आंसर। तो यहां तक बात समझ आती है? तो कोशिश हमने क्या करनी है, वो जितना भी कंफ्यूज कर दे आपको, इस पूरी डायग्राम को सामने रखें। वो क्या सवाल पूछेगा आपसे? वो हैफहैजर्ड डाल देगा, हैफहैजर्ड डाल देगा तो आंसर सेम। वो सवाल में क्या डाल देगा, कौन सा वर्ड यूज कर देगा, किस चीज की हिंट दे देगा? आंसर सेम। क्या याद रख बात? वो सवाल में लिख देगा मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग, और उसका तरीका कुछ और बता देगा। कहाँ बता देगा मॉनिटरी सैंपलिंग ऐसे होती है। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है बच्चों? क्लियर है? तो ये आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज जो आपका क्विज होगा और जो मैं आपको सवाल कराऊंगा उसके अंदर कॉन्सेप्ट यही है। समझने की कोशिश करें सैंपलिंग है क्या। ये सैंपल सिलेक्शन मेथड है। ये दो चीजों में बाइफरकेट हुए हैं। एक स्टैटिस्टिकल है, स्टैटिस्टिकल ये होता है, नॉन स्टैटिस्टिकल ये होता है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो क्या करेगा? वो नहीं समझता, तो आंसर तो सेम रहेगा। उसमें एक चीज ऐड कर देगा, क्या ऐड कर देगा? स्ट्रैटिफिकेशन। ये आंसर सेम रहेगा। क्या यहां तक बात समझ आती है? इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं हम पीछे ऑटम 2018 को हम बात में करेंगे। एक सवाल आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी। You are the audit manager on Apple Distribution Limited. While reviewing the audit planning documentation, you found that the audit team has selected 100 out of 2550 debtors for balance confirmation. The details are as follows. 50 largest debtors constitute approximately 40% of total balance. Out of this, 10 have been selected. 90 other debtors were selected through haphazard sampling. All the debtors below 5,000 were ignored as immaterial. Balance due from government and some of the related parties were ignored as prior year working paper showed that they have never responded to the request for confirmation. Comment on the sampling approach adopted by the audit team. सुनिएगा मेरी बात को। Comment on the
सैम्पलिंग अप्रोच एडॉप्टेड बाय द ऑडिट टीम। जल्दी से बताएं इसने करा क्या सैम्पलिंग, हर चीज हर पॉइंट पे लिखो उसने करा क्या जल्दी से। और मैं आपसे एक बात कहूं, इसका आंसर ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा हुआ है। इसका आंसर ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा हुआ है और जितने सवाल करने हैं उसका आंसर आप समझें। क्या इसने कस्टमर्स की स्ट्रेटिफिकेशन करी है? बच्चों बच्चों जल्दी, क्या इसने कस्टमर की स्ट्रेटिफिकेशन करी है? कैसे करी है मेरे भाई? कुछ एक लार्जेस्ट कस्टमर की डिटेल बना ली, वहां से सैंपल सेलेक्ट करे और जो बकिया कस्टमर थे उसमें से 90 सेलेक्ट करे, तो उसका मतलब उसने कस्टमर को क्या करा है? डिस्कस दी, आप कहेंगे इसने तो स्ट्रेटिफिकेशन करी है। स्ट्रेटिफिकेशन से तो ऑडिट एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, सैंपल साइज कम होते हैं लेकिन सैंपलिंग रिस्क इंक्रीज नहीं करता। फिर उसने क्या करा, जो रिमेनिंग थे उसमें क्या सैंपल सिलेक्शन करी उसने? आप कहेंगे हैफेजर्ड तो नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग है, इसके रिजल्ट्स को आप पूरी पॉपुलेशन में प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। फिर इसने क्या करा, जो 5000 से कम वाले थे उसको एक अलग पॉपुलेशन बनाई और उसको क्या कर दिया, इग्नोर। आपने कहा कि आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, आप उसको तभी इग्नोर कर सकते हैं जब वो मटेरियल हो। आप उसको एक और कॉन्सेप्ट देंगे, जो लार्ज कस्टमर या हाई वैल्यू कस्टमर थे इसके रिजल्ट्स को आप बकिया पॉपुलेशन में प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। जो रिलेटेड पार्टी और गवर्नमेंट थे इनसे जो रिसीवेबल था इसको हमने इग्नोर कर दिया, उसको तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। अगर ये क्वांटिटेटिवली मटेरियल नहीं भी है तो ये मुश्किल है। तीनों सवाल आप सामने रखें, तीनों का आंसर एग्जैक्टली मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बस उस सवाल में ये घुमाता रहेगा आपको। अगर आपने एक चीज सीख ली ना, क्या कि यार क्या इसमें स्ट्रेटिफिकेशन हो रही है, इफ यस डिस्कस द एप्रोप्रिएटनेस। डिस्कस द एप्रोप्रिएट, ये मतलब थोड़ी कि आपने उसको सिर्फ गलतियां बतानी है। आप कहोगे यार ये अच्छा काम किया आपने, क्या अच्छा काम किया आपने? आप इतने सारे कस्टमर थे, 25 से 50 कस्टमर थे, 100 कस्टमर को अलग रखा आपने, 2450 कस्टमर को अलग रखा, 100 में से आपने 10 सैंपल सेलेक्ट करे, 2450 में से 90 सैंपल सेलेक्ट करें। ये जो आपने स्ट्रेटिफिकेशन करी है बड़ी पसंद आई मुझे। क्यों पसंद आई मेरे भाई? इससे ऑडिट एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है, इससे सैंपल साइज मेरे कम होते हैं लेकिन मेरा सैंपलिंग रिस्क इंक्रीज नहीं हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट डिस्कस द एप्रोप्रिएटनेस। देखिए यार, आप जो 100 कस्टमर्स के जो रिजल्ट्स है ना, इसको आप 2450 में प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप किसी स्ट्रेटा को इग्नोर करने चाह रहे हैं, आप तभी इग्नोर कर सकते हैं जब वो ये कॉन्सेप्ट आपने जो 2450 में से 90 सेलेक्ट करी है, कैसे सेलेक्ट करी? ये तो है तो कौन सा सैंपलिंग मेथड है? नॉन स्टैटिस्टिकल के रिजल्ट को तो आप पूरी पॉपुलेशन प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा हो जाता अगर आप स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग कर लेते, फॉर एग्जांपल एमयूएस, फॉर एग्जांपल रैंडम नंबर, ये डिलीवर करना। क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? क्लियर है हम सारे यहाँ पे? तो कोशिश करिएगा, जितने भी हम सवाल कर रहे हैं आंसर आपको कहाँ से मिल जाएगा, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, जहां सवाल पढ़ेंगे 3-4 कॉन्सेप्ट क्लिक हो गए, आप अगले 5-8 मिनट अपने आप को इंगेज कर सकते हैं कॉन्सेप्ट डिलीवरी में। सैंपलिंग को कभी भी कंक्लूड करने की गलती ना करिएगा कि सैंपलिंग गलत हुई है बिल्कुल, या सैंपलिंग बिल्कुल सही हुई है, या ऐसे नहीं ऐसे एमयूएस ये ऐसे कंक्लूजन पे आपने नहीं जाना। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ उसको कॉन्सेप्ट डिलीवरी करनी है। बच्चों को यहाँ तक बात समझ आती है? तो जैसा भी सवाल लेके आ जाए, कोई भी सवाल लेके आ जाए, आंसर यही है, इसी को आपने समझना है। अब बच्चे से मसला क्या होगा, बच्चा सवाल में पिक ही नहीं कर पाया, स्ट्रेटिफिकेशन की जब वो यही पिक नहीं कर पाया, 3-4 नंबर को भी आप देखें ना, वो एक अलग कैटेगरी बना रहा है, एक अलग कैटेगरी बना रहा है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? क्लियर है? अच्छा अच्छा। Point 2 suggests the alternative means of selecting the sample in which the material balance have a greater probability of selection. हाँ जी, मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग मेथड। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? डन हो गया। तो ये तभी सवाल, तभी हमने सिलेबस पढ़ लिया, ऑल्दो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन इसको हमने इसलिए पढ़ लिया कि फॉर्म में जब आप जाएंगे ये अप्लाई कर रहे होंगे, उसको निकालने का कहीं से तो बनता ही था। लेकिन मसला क्या होता है, मसला ये होता है जब बच्चा सवाल पूछता है ना हमें कि सर एमबीएस विद नॉन स्टैटिस्टिकल, एमबीएस भी तो नॉन स्टैटिस्टिकल है,
अच्छी MUSB तो अच्छा मुझे पता है। मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, इसको समझ रहे हैं। सैंपल सॉरी